वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हृदयम, जिसका मतलब है दिल, और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। एक्चुअली मुझे भी इस मूवी का इंतजार था। यह मूवी थिएटर में रिलीज हुई और रिसेंटली फ्राइडे को ही इस मूवी की हिजरी प्रिंट आई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे है। हो सकता है वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ। सच में मूवी खत्म होने के बाद एक ऐसा फील आएगा कि हमने एक अच्छी मूवी देखी। इट्स ए फील गुड मूवी। स्पेशली इस मूवी के गाने भाई साहब गजब, और उसमें से दर्शना का गाना। खैर होल मूवी देखने के बाद डायरेक्टर भाई साहब एक ही मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए डायरेक्टर ने 3 घंटे बिठाया मुझे। वो मैसेज क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़का ट्रेन के जरिए से केरला टू चेन्नई जाने लगता है और इस बंदे का नाम है अरुण। अरुण की टिकट अभी भी कंफर्म नहीं होती, इसका वेटिंग लिस्ट होता है। टीटी से बात करने पर इसको एक बंदे के बारे में बताता है कि शायद इसको सीट दे सके। सो इसी तरह से जब अरुण थोड़ा आगे जाता है तो किसी सीट पर एक बंदा लेटा होता है और इस बंदे का नाम है एंटोनी। अरुण एंटोनी से बात करने लगता है। इन दोनों की बातों से इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये दोनों चेन्नई जा रहे हैं और ये दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लासमेट है। और इसी तरह उसी डब्बे में उसी कॉलेज को जाने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं और ये सारे स्टूडेंट्स केसी टेक इंजीनियरिंग कॉलेज को जा रहे हैं। जर्नी के दौरान अरुण और एंटोनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुबह होने के बाद ये दोनों अपनी कॉलेज पहुंच जाते हैं। हॉस्टल में इन दोनों को एक रूम दिया जाता है। ये दोनों एक ही रूम में रहने लगते हैं और इसी तरह इनके अपोजिट रूम में कुछ मुंबई वाले लड़के भी होते हैं। उनमें से एक बंदे का नाम होता है प्रतीक तिवारी और ये लोग म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं। अब अरुण भी थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता है, इन लोगों से दोस्ती कर लेता है। खैर कॉलेज में आने के बाद जसलीन नाम की एक सीनियर सारे न्यू स्टूडेंट्स को कैंपस घुमाती है। घूमते घूमते ये लोग एक जगह पर आते हैं। जसलीन एक दरवाजा दिखाकर स्टूडेंट से कहने लगती है कि वो है सीक्रेट एली। जब तुम लोग अपना ईयर कंप्लीट कर लोगे, लास्ट डे प्रिंसिपल आपको इस दरवाजे की चाबी देंगे। उस कमरे के अंदर क्या है ये आपको लास्ट डे ही पता चलेगा, जब तक ये सब कुछ सीक्रेट है। खैर अब कॉलेज है तो रैगिंग भी है। उसी कॉलेज में 3 सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जैक्सन, बैजू, फारूक। ये तीनों लोग जूनियर्स को रैगिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो फारूक इन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सैल्यूट सिखाता है। अपना हाथ प्राइवेट पार्ट पे रख के सैल्यूट मारना है और इसी तरह प्यूं बोल के आवाज भी करना है। ये है इंजीनियरिंग सैल्यूट। सो जब जब जूनियर्स को सीनियर्स नजर आते हैं तो ये लोग उसी तरह से सैल्यूट करने लगते हैं। उसके बाद जूनियर्स को एक स्पेशल आईडी कार्ड बनवाने के लिए कहते हैं। पहले तो एक पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर इनकी फोटो चिपकाना है, उस फोटो के नीचे अपना अपना नाम लिखना है और नाम के नीचे अंडरवियर की जो टैग होती है वो चिपकाना है। और कोई भी जूनियर फैशनेबल ड्रेस नहीं पहनेगा, सारे के सारे लोग फॉर्मल पहनेंगे। खैर वहाँ से बाहर आने के बाद सारे जूनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि लोग वाइस प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेंगे। लेकिन अरुण का दोस्त समझाने लगता है, अरे यार ये रैगिंग कुछ दिनों की ही तो बात है, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ये मामला ठंडा हो जाएगा। जो भी हो, दूसरे दिन अरुण और उसके फ्रेंड्स फॉर्मल ड्रेस की शॉपिंग करते हैं और इसी तरह सीनियर्स के बताए हुए तरीके पर अपना अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं। नई चड्डी खरीदकर उसका टैग कट करके लगाते हैं। खैर इसी दरमियान में जब एक दिन सीनियर्स जूनियर्स को रैगिंग कर रहे होते हैं, अरुण नीचे झुका होता है। तभी अरुण उल्टे तरीके से एक लड़की को देखता है जो डांस करती रहती है। अरुण फौरन सीधा खड़ा होकर उस लड़की के पास जाता है और इसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तो अरुण यही कोशिश में लगा रहता है कि ये किसी भी तरह करके उस लड़की का नाम पहचान ले। और एक्चुअली इस लड़की का नाम होता है दर्शना। जब दर्शना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर गाना गा रही होती है तभी दर्शना को जैक्सन, बैजू, फारूक देखते हैं। बैजू भी दर्शना पर लट्टू हो जाता है। पता नहीं ये साला बैजू यहाँ पर क्या कर रहा है, शाहरुख ने इसको छोड़ दिया क्या। खैर अरुण बहुत ही हिम्मत जुटाकर दर्शना के पास जाता है, उसके गाने की तारीफ करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम पूछता है। सो दर्शना भी बहुत ही कूल से अरुण से बात करने लगती है। उसके बाद अरुण का सीनियर अरुण को यह बताता है कि फ्रेशर्स डे के दिन अरुण दर्शना के साथ परफॉर्म करेगा। ये सुनने के बाद अरुण बहुत खुश होता है। जब भी टाइम मिलता दर्शना के पास जाकर प्रैक्टिस करते रहता है क्योंकि अरुण को ऑलरेडी गिटार प्ले करना आता है। तभी वहाँ पर जैक्सन, बैजू, फारूक आते हैं। जैक्सन अरुण का पैर कुचलते हुए उससे कहने लगता है, मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रिंसिपल के पास जाने वाले हो हमारी कंप्लेंट करने के लिए। बैजू कहने लगता है कि तुम दर्शना से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। तभी वहाँ पर एक लेक्चरर आती है, इन सीनियर्स को डांटने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, दोबारा रैगिंग स्टार्ट की, मैं तुम तीनों को कॉलेज से निकाल दूंगी। खैर दूसरे दिन अरुण की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो क्लास को नहीं जाता। तभी एक बंदा जैक्सन को ये मैसेज करता है कि अरुण हॉस्टल में अकेला है।
जैक्सन अपनी गैंग को इकट्ठा कर लेता है। मतलब जूनियर्स में से एक बंदा होता है जो जैक्सन को ये इन्फॉर्मेशन देते रहता है। ये लोग फौरन अरुण के पास जाकर अरुण को बहुत मारने पीटने लगते हैं और एक्चुअली दूसरे कमरे में प्रतीक अपनी म्यूजिक की कंपोजिशन कर रहा होता है। अरुण की आवाज सुनकर वो फौरन अरुण के कमरे में आता है तो प्रतीक उन सारे सीनियर्स को इंग्लिश में डांटकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इन सालों को तो इंग्लिश नहीं आती, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन अरुण अपने हिसाब से कपड़े पहनकर कॉलेज को आता है और इसी तरह सीनियर्स के सामने से ही गुजरने लगता है। अब प्रतीक ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बता चुका होता है कि कल सीनियर्स ने अरुण को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा क्योंकि अरुण ने दर्शना से बात की। बाद में हमें ये बात पता चलती है कि अरुण के गैंग में ही एक चश्मा वाला बंदा होता है, जूनियर बंदा। अरुण की इन्फॉर्मेशन भी इसी ने दी थी। खैर दर्शना और प्रतीक ये दोनों वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं। उन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट लिख के देते हैं। वीपी इन दोनों से कहने लगता है अगर अगली बार सीनियर्स जूनियर्स को रैगिंग करेंगे तो मैं उन तीनों को कॉलेज से निकाल दूंगा। उसके बाद दर्शना अरुण के पास आकर ये कहने लगती है कि तुम सीनियर्स के सामने से ही आगे चलते रहो, मैं तुमको फॉलो करती रहूंगी। तो अरुण उसी तरह से आगे आगे जाता है। दर्शना अरुण को फॉलो करती रहती है। जब ये दोनों उन तीनों के पास पहुंच जाते हैं, दर्शना अरुण का हाथ अपने कंधे पर डाल लेती है और उन तीनों सीनियर्स को अपना मिडिल फिंगर दिखाती है। उस वक्त अरुण दर्शना को अपने बगल में पाकर एक राजा की तरह फील हुआ। खैर शाम होने के बाद वो तीनों दोबारा अरुण को बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन अरुण हंसने लगता है क्योंकि दर्शना तो अब इसकी है। जब ये तीनों अरुण को मार पीट रहे होते हैं, एक जूनियर इस चीज को देख लेता है, वीपी को कंप्लेन कर देता है। वीपी शायद इन तीनों को कॉलेज से निकाल देता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर एक जबरदस्त गाना चलता है, दर्शना का गाना। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके सुनिए। इसी गाने के दौरान अरुण दर्शना को प्रपोज करता है। दर्शना आई फेल इन लव विथ यू द मोमेंट आई सॉ यू। दर्शना अरुण से कुछ टाइम मांगती है, लेकिन वो भी अंदर का अंदर अरुण से प्यार करती रहती है। अरुण दर्शना को हमेशा यही कहता रहता है कि तुम अपने बाल को खुले छोड़ दो, बहुत खूबसूरत दिखोगी। एक दिन अरुण और दर्शना बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। रात होने के बाद दर्शना अपने एक सीनियर की मदद से उसे 50 रुपए देकर अपने हॉस्टल से बाहर आती है। अरुण भी अपनी एक फ्रेंड की बाइक लेकर दर्शना के साथ बीच जाता है। यहाँ आने के बाद दर्शना भी अरुण को प्रपोज करती है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा उसी वक्त मैं तुमसे प्यार करने लगी। खैर दूसरे दिन एंटोनी कोची जाने का प्रोग्राम बनाता है, मतलब अपने घर, और अरुण को भी अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि एंटोनी को फेसबुक में एक लड़की मिली, उसी से मिलने के लिए कोची जाना चाहता है। सो उसी तरह से अरुण और एंटोनी केरला आकर एंटोनी अपने जीएफ से मिलता है। अब एंटोनी की जीएफ की एक फ्रेंड होती है। अरुण और वो लड़की कैफे से बाहर आकर एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में अरुण उस लड़की की हेयर की तारीफ करता है। वो लड़की भी अरुण की तारीफ करती है और अरुण से ये सवाल पूछने लगती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी दर्शना अरुण को कॉल करती है। ये सवाल सुनने के बाद अरुण बहुत सोचने लगता है कि ये इसका जवाब क्या दे। सो फाइनली अरुण दर्शना का फोन काट के उस लड़की को ना का जवाब देता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। खैर वही किसी जगह पर कुछ कपल्स छाता खरीद कर उस छाते के अंदर कुच्ची कुच्ची करते रहते हैं। एंटोनी और उसकी जीएफ भी एक छाता खरीदते हैं कुच्ची मुच्ची करने के लिए। अब अरुण के पास जो लड़की थी वो लड़की भी एक छाता खरीदती है, शायद कुछ करने के लिए। तभी उस जगह पे एंटी लवर्स आते हैं, सारे के सारे कपल्स को दौड़ा दौड़ा कर मारने पीटने लगते हैं। शाम होने के बाद अरुण और एंटोनी ये दोनों बस में बैठकर वापस चेन्नई आने लगते हैं। बेचारा एंटोनी यह सोचकर दुखी होने लगता है बिल हुई 500, लेकिन इसको एक पपी भी नहीं मिली। अरुण गिल्ट महसूस करने लगता है कि शायद इसने दर्शना को चीट किया। जब अरुण कॉलेज में आता है, दर्शना अरुण को उसे केरला का इंसिडेंट बताने लगती है कि कल केरला में एंटी लवर्स कुछ लोगों को मारा पीटा और उनमें से एक बंदा तो हॉस्पिटल में है। इस तरह से कहते हुए जब दर्शना वहाँ से जा रही होती है, अरुण दर्शना को बुलाकर कहने लगता है कि दर्शना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैं और एंटोनी केरला गए थे, वहाँ पर एक लड़की ने मुझे ये पूछा क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने ना का जवाब दिया। इस तरह से जब अरुण सच बता देता है, दर्शना को बहुत गुस्सा आता है, अरुण से लड़ने झगड़ने लगती है। रात होने के बाद अरुण दोबारा दर्शना को कॉल करके सॉरी बोलने लगता है। दर्शना कहने लगती है नहीं अरुण, अब तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं। अगर मैं भी तुम्हारे सामने किसी लड़के को किस करूं, क्या तुम ये चीज बर्दाश्त करोगे? क्या तब भी तुम छाता लेकर देखते खड़े रहोगे? यह सुनने के बाद अरुण को भी गुस्सा आता है। गुस्से में अरुण दर्शना से झूठ कहने लगता है कि वहाँ से जाने के बाद अरुण और एंटोनी ये दोनों उन्हीं लड़कियों के साथ किसी होटल में गए, वहाँ पर कांड किया। इस तरह से बात बहुत बढ़ जाती है, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इस हादसे के बाद अरुण की जिंदगी ही चेंज हो जाती है। अरुण टोटली टूट जाता है।
पढ़ाई नहीं कर पाता, एग्जाम सही तरह से नहीं लिखता, शराब सिगरेट की आदत डाल लेता है, फोन का एडिक्शन हो जाता है। इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद अरुण वापस अपने गांव आता है। अपने घर में भी ये चुपचाप बैठा रहता है। कुछ दिनों बाद दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होता है। अब अरुण सीनियर है। अरुण अपने जूनियर्स के साथ उसी तरह से रैगिंग करता है जैसा इसके साथ हुआ था। एक दिन अरुण ये देखता है कि दर्शना एक बंदे के साथ क्लोज है, उसे टच कर रही है। अरुण भी दर्शना को जलाने के लिए एक जूनियर लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। इस लड़की का नाम होता है माया और ये लड़की बहुत ही सिंपल सीधी सादी होती है, मतलब उतनी मॉडर्न नहीं होती। उसके बाद हॉस्टल में जब कुछ जूनियर्स अपने रूम में किसी बंदे की बर्थडे पार्टी कर रहे होते हैं, अरुण वहाँ पर आकर उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है और वो भी दर्शना को याद करके। इसी तरह देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। खैर वही किसी जगह पर केदार नाम का एक बंदा अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रहा होता है। इसके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। सो परफॉर्मेंस के दौरान दर्शना केदार से क्लोज होती है, स्टेज पर जाकर उसके साथ डांस करती है। ये चीज देखने के बाद अरुण को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन माया को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है, चलो हम किसी अपार्टमेंट में चलते हैं, आज रात हम टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन माया थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तभी माया की एक फ्रेंड आकर माया को वहाँ से ले जाती है। कुछ दिनों बाद अरुण और उसके फ्रेंड्स शायद दूसरे हॉस्टल को शिफ्ट हो जाते हैं। जो कोई भी ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं अरुण ही पे करते रहता है। अब फ्रेंडशिप बढ़ी तो बुरी आदतें भी बढ़ी। हर रोज ये लोग बियर वगैरह पीने लगते हैं। एक दिन अरुण और उसके फ्रेंड्स की पॉकेट मनी खत्म हो जाती है। सो ये लोग अपनी किताबों को बेच के पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से दारू पीने लगते हैं। सो देखते ही देखते सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम भी आ जाते हैं। कुछ ना पढ़ने की वजह से अरुण कुछ नहीं लिख पाता। खैर इसी दरमियान में एक दिन अरुण ये देखता है कि दर्शना केदार के साथ बाइक पे जा रही है। अरुण दर्शना को रुकाकर उसे वार्न करने लगता है कि वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए, वो एक हार्डकोर वुमेनाइजर है। लेकिन दर्शना अरुण की बातों को इग्नोर करते हुए केदार के साथ किसी कैफे में जाती है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने लगती है। कैफे में आने के बाद जब केदार वॉशरूम जाता है, केदार अपना फोन वही टेबल पर भूल जाता है। तभी केदार के फोन को बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। सो जब दर्शना केदार के फोन में मैसेजेस को चेक करती है तो वो सारे के सारे लड़कियों के मैसेजेस होते हैं। दोस्तों आप लोगों में से किसने इस फोन को यूज किया? मेरे पास तो अभी भी नोकिया N70 है, स्टिल वर्किंग सॉलिड। खैर केदार की सच्चाई जानने के बाद दर्शना केदार को एक छापड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। रात होने के बाद केदार दर्शना को कॉल करके ये कहने लगता है कि तुमने मुझे छापड़ मारकर बहुत गलती की। अब देखो कैंपस में कैसी न्यूज फैलेगी, तुम मेरे साथ सोई और तुम प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। सो मौका देखकर दर्शना की फ्रेंड ये बात अरुण को बता देती है। अरुण केदार को मार पीट के दर्शना के सामने लाता है। इसे देखकर दर्शना अरुण से पूछने लगती है, ये कर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हारे से अच्छा ये लुच्चा लफंगा ही ठीक था। एक दिन अरुण का एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रूम ले आता है। क्यों ले आता है ये मत पूछना, लेकिन जाते वक्त कोई भी बंदा रूम की साफ सफाई नहीं करता, सारे के सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं। अरुण अपने रूम की साफ सफाई करता है, दोबारा इसके फ्रेंड्स आकर गंदा कर देते हैं और इसी तरह जब कभी भी ये लोग खाना मंगवाते हैं अरुण को ही पे करना पड़ता है। सो अरुण इन लोगों से नाराज होकर उस रूम को छोड़ देता है। चेन्नई में ही अरुण के फ्रेंड का एक घर होता है, शायद अरुण इसके घर में रहने लगता है। वहाँ पर बहुत ही पीसफुली स्टडी करने लगता है, धीरे धीरे बुरी आदतें छोड़ देता है। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं। छुट्टियों में अरुण वापस अपने घर आकर गुमसुम सा बैठा रहता है। अरुण की हालत देखकर अरुण की माँ यही बात अरुण के फादर को बताती है कि आप एक बार अरुण से बात करिए। रेलवे स्टेशन के आने के बाद अरुण का फादर अरुण को समझाने लगता है कि बेटा तुम जिस एज से गुजर रहे हो इस एज में शायद तुम रास्ता भटक सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा संभाल लो। खैर कॉलेज में आने के बाद लेक्चरर इन लोगों को इनके रिजल्ट सुनाने लगती है। अरुण के बैच में ही सेल्वा नाम का एक बंदा होता है जो क्लास फर्स्ट और सेकंड आता है। अब चूंकि अरुण ने सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मेहनत किया था, सो बहुत ही मुश्किल से अरुण एक पेपर पास कर लेता है। बाहर आने के बाद अरुण और एंटोनी ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और इसी तरह इन दोनों ने सेल्वा की कंबाइंड स्टडीज के बारे में भी सुना था। ये दोनों सेल्वा के साथ ज्वाइन करने का डिसाइड होते हैं। सो दूसरे दिन अरुण एंटोनी ये दोनों सेल्वा की बस्ती में जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे कंबाइंड स्टडीज में ज्वाइन होना चाहते हैं। इन दोनों के काफी सारे बैकलॉग्स है। सो उसी एरिया में लच्चू पार्टी नाम की एक बूढ़ी औरत का घर होता है। सेल्वा इस औरत के घर के छत के ऊपर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं और इन स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट अरुण के कॉलेज वाले ही होते हैं और इसी तरह ये स्टूडेंट्स टाइम रखकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, मतलब एक छोटा सा कंपटीशन चलते रहता है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा गाना चलता है।
कॉलेज खत्म होने के बाद अरुण, एंटोनी ये दोनों हर रोज यहाँ पर आने लगते हैं। खैर उसी मोहल्ले में सेल्वा एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है जो आयरन का काम करती है। कुछ दिनों बाद दर्शना और उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं। दर्शना को यहाँ पर देखकर अरुण तो शॉक में रह जाता है, स्पेशली दर्शना अरुण को देखकर। कुछ दिनों बाद थर्ड सेमेस्टर्स के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। अच्छी पढ़ाई करने की वजह से अरुण का एग्जाम बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है। इसी दरमियान में एक दिन अरुण सेल्वा से ये सवाल पूछने लगता है कि सेल्वा, तुम्हारी विश, तुम्हारी ड्रीम क्या है? सेल्वा बताने लगता है, मेरी क्या ड्रीम हो सकती है, बस मेरे माँ बाप किसी चीज की फिक्र ना करते हुए चैन से सोए। खैर कुछ दिनों बाद थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ जाते हैं। सेल्वा क्लास फर्स्ट होता है और इसी तरह अरुण एक ही सिटिंग में 18 पेपर्स को क्लियर कर चुका होता है। जब अरुण और एंटोनी वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, माया अरुण को कांग्रेट्स बोलती है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया। उसके बाद अरुण और एंटोनी ये दोनों पार्टी शार्टी करने के लिए रेडी होते हैं। तभी कॉलेज कैंपस में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स बस के पास जमा हो जाते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली किसका एक्सीडेंट हुआ। बाद में अरुण और एंटोनी को ये बात पता चलती है कि सेल्वा का ही एक्सीडेंट हो गया। फौरन सेल्वा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस सेल्वा मर जाता है। दूसरे दिन अरुण और एंटोनी सेल्वा के गांव जाते हैं जहां पर उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। काफी सारे लोग सेल्वा को मिस कर रहे होते हैं। यह होने के बाद सारे स्टूडेंट्स दोबारा लच्चू पार्टी के पास आते हैं। लच्चू पार्टी कहने लगती है कि तुम लोग मेरे लिए सेल्वा जैसे ही हो, तुम लोग अपनी पढ़ाई मत रोकना, यहाँ से कामयाब होकर ही जाना। सो अरुण और उसके फ्रेंड्स इस काम को ना रोकते हुए अपने कंबाइंड स्टडीज को कंटिन्यू करने लगते हैं क्योंकि अब तो फाइनल सेमेस्टर है। इसी दरमियान में दर्शना दोबारा अरुण से प्यार करने लगती है। एक दिन अरुण दर्शना से कहने लगता है कि मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। जब दर्शना अरुण के बाइक में बैठने के लिए अरुण के पास आती है, तभी माया अरुण को कॉल करती है। माया के फादर की डेथ हो चुकी होती है, अरुण को जाना होगा। ये सुनने के बाद दर्शना बहुत अपसेट होती है। थोड़ी देर के लिए ये भूल गई थी कि अरुण की जिंदगी में माया है। उसके बाद अरुण माया के घर जाता है। अब माया के घर में कुछ ज्यादा लोग नहीं होते, सारी की सारी चीजें अरुण ही करता है। अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद अरुण दोबारा माया के पास आता है, उसे हौसला देने लगता है। इसी बातों के दरमियान माया अरुण से ये सवाल करने लगती है, अरुण क्या तुमने कभी मुझे दर्शना जैसा प्यार किया? अब अरुण ने दर्शना को जलाने के लिए माया के साथ रिलेशनशिप रखा होता है। सो अरुण के पास कोई जवाब नहीं होता। फाइनली माया अरुण के गाल पर एक किस कर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम्स आते हैं। अरुण के एग्जाम्स बहुत अच्छे से गुजरते हैं। कॉलेज के आखिरी दिनों में अरुण माया को देखता है जो एक लड़के के साथ बहुत खुश होती है। माया को खुश हुआ देखकर अरुण भी बहुत खुश होता है और ये लड़का और कोई नहीं, एक दिन अरुण ने बर्थडे पार्टी के दिन उस लड़के को मारा था ना, वही लड़का है ये। वो लड़का अरुण के पास आकर पूछने लगता है कि अरुण तुम्हारा और माया का ब्रेकअप क्यों हुआ? अरुण कहने लगता है शी डिजर्व्स बेटर देन मी, और वो तुम हो जो। कुछ दिनों बाद इनके रिजल्ट्स आते हैं, सारे लोग पास होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए इधर उधर चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब करने लगते हैं। अरुण को भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। इसी दरमियान में वाइस प्रिंसिपल एक बंदे को सीक्रेट वैली की चाबी देता है। सारे स्टूडेंट्स उस दरवाजे को ओपन करके उस कमरे में जाते हैं तो उस कमरे में कुछ सीनियर्स ने अपने लाइफ के बारे में कुछ कोट्स लिखा होता है। मतलब एक एक बंदा अपनी अपनी यादें लिख चुका होता है। सो अरुण के फ्रेंड्स भी एक के बाद एक अपनी अपनी यादें उस दीवारों पर लिखते हैं, लेकिन फिलहाल अरुण तो कुछ नहीं लिखता। घर जाने से पहले अरुण सेल्वा के गर्लफ्रेंड के पास आता है, उसको एक साड़ी गिफ्ट पे देता है। मरने से पहले सेल्वा ने इस लड़की के लिए एक साड़ी खरीदा था, लेकिन बेचारा दे नहीं पाया। सो अरुण सेल्वा की यह विश पूरी करता है। शाम होने के बाद दर्शना अरुण को सेंड ऑफ देने के लिए रेलवे स्टेशन आती है। दर्शना अरुण से कहने लगती है कि काश मैं फर्स्ट ईयर में ही तुमको माफ कर देती, हम 4 साल एक साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार पाते। ये सुनने के बाद अरुण के पास तो फिलहाल कोई जवाब नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर आधी मूवी खत्म होती है। सीन फिर से 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अरुण को दिखाया जाता है एक्चुअली अरुण के पास जॉब थी, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़कर एडवेंचर के लिए निकल गया, फोटोग्राफी करते रहता है। अब दर्शना के बारे में बात करें तो दर्शना एक व्लॉगर बन चुकी होती है। इसका एक यूट्यूब चैनल होता है। इसी दरमियान में एक दिन दर्शना अरुण को अपनी बहन की शादी में बुलाती है। अरुण दर्शना को ना कहते हुए शादी पे जाता है। शादी खत्म होने के बाद ये दोनों किसी जगह पर आकर अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। दर्शना से कहने लगता है तुम तो अपने पैशन को फॉलो कर रही हो, लेकिन मैं ही अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा। लाइफ में कंफ्यूज होके रह गया हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर कुछ दिनों बाद जब अरुण बस में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है,
तभी इसके बगल में जिम्मी नाम का एक बंदा आता है। जिम्मी अरुण के हाथ में उसका कैमरा देखकर वो कैमरा लेकर उसमें के फोटोग्राफ्स चेक करने लगता है। जिम्मी को अरुण की फोटोग्राफी बहुत पसंद आती है और एक्चुअली जिम्मी एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। अब अरुण के पास तो जॉब नहीं। जिम्मी अरुण को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। हर एक वेडिंग के 30,000 रुपए देगा। शायद डेस्टिनी इसी को कहते हैं। अरुण जिम्मी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हर एक वेडिंग में जाकर फोटोग्राफी करते रहता है, लेकिन इन दोनों का बिजनेस उतना खास नहीं चल रहा होता। इधर उधर सर्च करने पर अरुण को एक बेहतरीन आइडिया आता है कि ये दोनों ग्रैंड इंटीमेट वेडिंग को स्टार्ट करेंगे। अब ऑलरेडी बॉलीवुड वाले इस चीज को यूज कर रहे हैं। अगर हमने केरला में स्टार्ट किया तो बहुत जबरदस्त क्लिक होगा। जिम्मी भी इसके लिए राजी हो जाता है। सो अरुण अपनी छोटी कंपनी को प्रमोट करने के लिए प्रतीक का सहारा लेता है और उस वक्त प्रतीक एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सिंगर बन चुका होता है। प्रतीक फेसबुक के जरिए से अपने फैंस को ये बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड अरुण की एक वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी है। सो जो कोई भी फर्स्ट कपल वेडिंग को बुक करेगा मैं उसकी शादी में फ्री में गाना गाने आऊंगा। यह प्रमोशन सुनने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं। सो देखते ही देखते इनको काफी सारे वेडिंग फोटोग्राफी ऑफर्स आने लगते हैं। इनका बिजनेस ग्रो होने लगता है। अरुण एक अच्छा नया वाला कैमरा खरीद लेता है। ऑलमोस्ट अरुण और जिम्मी ये दोनों बिजी ही रहते हैं। खैर एक दिन इसी किसी शादी में अरुण एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम है नित्या। नित्या को देखते ही इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। सारे लोगों को छोड़ के ये नित्या की ही फोटोज क्लिक करते रहता है। नित्या इस चीज को ऑब्जर्व करती है। अरुण से उसका कैमरा लेकर अपने फोटोग्राफ्स चेक करने लगती है। नित्या को भी ये फोटोज बहुत पसंद आते हैं। सो नित्या अपने फोटोज को मेल करने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद नित्या खुद अरुण को मेल करके इसकी कजिन के वेडिंग के बारे में बताती है, मतलब वो ऑर्डर देती है। सो मेल में ही अरुण को यह बात पता चलती है कि नित्या की कजिन की दूल्हे का नाम है केदर और ये केदर और कोई नहीं, कॉलेज डेज में अरुण ने इसको मारा था ना, वही केदर है, सिंगर। अरुण पर्सनली नित्या के पास जाकर केदर के बारे में बताने लगता है। इस तरफ केदर नित्या की कजिन को उसी कैफे में लाता है। केदर सुसु जाने के बाद नित्या अपनी कजिन को कॉल करके केदर के बारे में बताती है, लेकिन इसकी कजिन इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। इसी दरमियान में केदर के फोन में बार बार मैसेजेस आते रहते हैं। जब वो लड़की केदर के फोन को चेक करती है उसके बाद क्या था, केदर को एक छापड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। केदर की एंगेजमेंट टूट जाती है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केदर और उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है कि इस बात को लीक करने वाला जिम्मी नाम का एक फोटोग्राफर है। जब केदर अपने फ्रेंड्स के साथ जिम्मी के पास जाता है वहाँ तो अरुण होता है। सो केदर यहाँ पर अरुण को देखकर शॉक में रह जाता है और अपने कॉलेज डेज को याद करता है कि कॉलेज डेज में अरुण ने इसको मारा। केदर बिना कुछ हंगामा खड़ा किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अरुण का एक फ्रेंड जिसका नाम होता है काली चेन्नई का रहने वाला है, वो अपने फ्रेंड की वेडिंग पर अरुण को बुलाता है फोटोग्राफी करने के लिए। इस तरफ नित्या अरुण के पास आकर अरुण को थैंक यू बोलती है कि अरुण ने इसकी कजिन की जिंदगी बचा ली। इसी बातों में अरुण नित्या से ये कहने लगता है कि कल यह चेन्नई जाने वाला है एक छोटी सी वेडिंग के लिए। नित्या भी इसके साथ आने की विश करती है। सो अरुण नित्या को लेकर चेन्नई जाता है और एक्चुअली वो एक छोटी सी शादी होती है, लेकिन अरुण, नित्या, काली ये तीनों मिलकर उस शादी को बहुत ग्रैंड बना देते हैं। फोटोज लेने में नित्या अरुण की हेल्प करती है। खैर शादी खत्म होने के बाद अरुण नित्या के साथ सेल्वा के मोहल्ले में आता है। कॉलेज डेज में इसी जगह पर इन्होंने कंबाइंड स्टडीज किया था ना, लेकिन इत्तेफाक से उस घर में लच्चू पार्टी नहीं होती। उस घर में तो दूसरी फैमिली रहती है। जब मायूस होकर अरुण वहाँ से बाहर आ रहा होता है, अरुण को सेल्वा की गर्लफ्रेंड नजर आती है। पता नहीं इस लड़की का नाम क्या है और इस वक्त इस लड़की की शादी हो चुकी होती है, बगल में एक बच्चा भी होता है। अरुण इस लड़की से लच्चू पार्टी के बारे में पूछता है। ये लड़की अरुण को लच्चू पार्टी के घर ले जाती है और उस वक्त लच्चू पार्टी का घर बहुत बड़ा होता है। यहाँ आने के बाद अरुण लच्चू पार्टी से सांबार खाना बनाने के लिए कहता है। कंबाइंड स्टडीज में लच्चू पार्टी यही खाना बना के स्टूडेंट्स को दिया करती थी। खैर देखते ही देखते अरुण और नित्या ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। शादी करने का डिसाइड करते हैं। अपने अपने घर में बोलकर मनवा लेते हैं। अरुण अपने सारे दोस्तों को कॉल करके अपनी शादी के लिए हर एक बंदे को बुलाता है और उसी तरह अरुण दर्शना को भी अपनी शादी में बुलाता है। ये मैसेज देखने के बाद दर्शना बहुत अपसेट फील होती है। मतलब अभी भी दर्शना के अंदर अरुण के लिए फीलिंग्स होती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ ही जाता है। अरुण के सारे फ्रेंड्स अरुण की शादी में जाते हैं। अब ना चाहते हुए बेचारी दर्शना भी यहाँ पर आती है अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लेकर। लेकिन दर्शना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। एंटनी दर्शना को देख लेता है। एंटनी से कहने लगती है कि अब तक मैंने सोचा था कि अरुण और मेरे बीच सिर्फ डिस्टेंस का फासला है,
लेकिन एंटोनी अब अरुण की शादी हो रही है, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है। मैं ये देख नहीं सकती, तुम अरुण को कुछ न कुछ बहाना बना दो प्लीज। ऐसा कहते हुए दर्शना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अरुण एंटोनी से दर्शना के बारे में पूछता है, एंटोनी अरुण को बहाना बना देता है कि दर्शना के घर में किसी की मौत हो गई, उसे जाना पड़ा। दूसरे दिन अरुण और नित्या की बहुत जबरदस्त तरीके से शादी होती है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, एक नया घर खरीद लेते हैं। इसी दरमियान में एक दिन नित्या अरुण से दर्शना के बारे में पूछने लगती है। अरुण बताने लगता है कि दर्शना मेरा पास्ट है और जब जब मेरी उससे बात होती रहती है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और कुछ दिनों बाद नित्या प्रेग्नेंट होती है। अरुण फौरन नित्या को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद अरुण दर्शना को वीडियो कॉल करके ये बताने लगता है कि ये बाप बन गया, इसको बेटा पैदा हुआ। मतलब अरुण बाप बनने की पहली खबर दर्शना को ही देता है। उसके बाद अरुण अपने बेटे के नाम सेल्वा रखता है, अपने फ्रेंड का नाम। अरुण और नित्या ये दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत बिजी हो जाते हैं, उसकी देखरेख करना, उसका डायपर बदलाना, स्पेशली अरुण। खैर एक दिन रात दर्शना अरुण को कॉल करके ये बताने लगती है कि शादी करने के लिए डिसाइड हो गई है और अरुण को अपनी शादी पर बुलाती है चेन्नई। दूसरे दिन अरुण की फैमिली चेन्नई जाने लगते हैं। जब अरुण दर्शना से बात कर रहा होता है, नित्या फौरन अरुण के पास आकर उसे चिपक जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, शायद दर्शना को जलाने के लिए। उसके बाद दर्शना अरुण के बच्चे को देखती है और उसके गाल पर एक किस करती है और किस करते समय दर्शना को अरुण ही याद आता है। उसके बाद दर्शना नित्या को जलाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से रेडी होकर बाहर आती है। माथे पर बिंदिया, लूज हेयर, चमकीली साड़ी। दर्शना को देखकर सच्ची में नित्या जलने लगती है। खैर रात होने के बाद जब अरुण सो रहा होता है, दर्शना अरुण को कॉल करके बीच के पास बुलाती है। जब अरुण वहाँ पर जा रहा होता है, नित्या अरुण से सवाल करने लगती है कि कहाँ पर जा रहे हो। अरुण बहाना बनाने लगता है कि फ्रेंड्स की बैचलर पार्टी है, लेकिन रूम से बाहर आने के बाद अरुण को गिल्ट महसूस होता है। अरुण दोबारा नित्या के पास जाकर सच बताता है कि दर्शना ने मुझे कॉल किया, बुलाया है, बात करके आता हूँ। उसके बाद अरुण दर्शना के पास जाता है। बातों के दरमियान दर्शना अरुण से यही बात बोलने लगती है, काश मैं फर्स्ट ईयर में तुमको माफ कर देती तो अरुण हम आज तक एक साथ होते। जब दर्शना ने यही सवाल स्टेशन के पास पूछा था, उस वक्त अरुण के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन अब अरुण के पास इसका जवाब है। दर्शना हमारी लाइफ में कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ फेसेस होते हैं, ऐसे मोमेंट उसी टाइम के लिए ही बेहतर हो सकता है। अब तुम ये सोचना बंद करो कि काश ये होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। बस तुम इसी बात को मान लो कि यही हमारी लाइफ है, दिस इज इट। इस तरह से अरुण दर्शना को एक हौसला देता है। दूसरे दिन दर्शना की अच्छी तरह से शादी हो जाती है। जब अरुण और नित्या वापस घर लौट रहे होते हैं, इन दोनों को ये बात पता चलती है कि इनकी फ्लाइट डिले है। अब अरुण तो चेन्नई में होता ही है, वो अपने कॉलेज जाता है अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। केसी टेक सारा का सारा कैंपस घूम फिरने लगता है। सच में एक पल में सारी यादें ताज़ा हो जाती है। उसी कॉलेज में कुछ सीनियर्स लेक्चर की जॉब करते रहते हैं। सो अरुण दोबारा सीक्रेट एली की चाबी लेकर उस कमरे में जाता है। फाइनली अरुण उस कमरे में अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिखता है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हु आई एम। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी देखने के बाद पहले तो मुझे डायरेक्टर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अबे अरुण और दर्शना को मिलवा देता तो क्या जाता, ज्यादा से ज्यादा पिंक इंक खाली होती। लेकिन बाद में पता चला कि इस मूवी का कुछ अलग ही लेवल का मैसेज है। सच में हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे फेसेस आते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, उसी मोमेंट में हम अपनी जिंदगी को बना लेनी चाहिए। दर्शना ने अरुण को माफ नहीं किया था, हालांकि अरुण दर्शना के पास आकर सच कबूल किया। जिंदगी भर दर्शना यही अफसोस में गुजारती रही कि काश मैं अरुण को उस दिन माफ कर देती तो आज अरुण मेरे पास होता, मेरी लाइफ कुछ और ही होती। सच ए ब्यूटीफुल मूवी यार, ब्यूटीफुल मैसेज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।